हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ इस कोरोना जैसी महामारी में आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सरफेस के बारे में स्टडी की थी कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड एक दूसरा है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में स्टडी करते हैं और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड है उसमें हम गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है पदार्थ और विद्युत धारा के बीच होने वाले दो चेंजेस की स्टडी करते हैं, एक जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही हो, यानी कि एक बार मैं थोड़ा सा वापस आपको लिख देता हूँ। एक चेंजेस था कि विद्युत ऊर्जा हमारी बदल रही थी रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ये जो स्टडी है हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में। और इसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे थे, जो उपकरण इसके लिए हम यूज़ कर रहे थे उसका नाम था हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि हिंदी में बोले तो विद्युत अपघटनी सेल या वैद्युत अपघटनी सेल भी बोलते हैं इसको, अपघटनी सेल। ओके बेटा हो, ठीक है। दूसरा चेंजेस होता है जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, उसके लिए हम गैल्वेनिक सेल का हम यूज़ करेंगे, इसको अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी जो सेकंड यूनिट वो चौथी यूनिट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है, ठीक है। तो यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा है किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है। यानी कि हम पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके अंदर जो पदार्थ है उसके अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा कि हम ये जो केमिकल एनर्जी जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की सहायता से, तो जो वैद्युत अपघटनी सेल में है जो हम एक पदार्थ लेते हैं वो एक स्पेशल पदार्थ होता है, और वो जो पदार्थ होता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना बेटा भाई, जिस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा से रासायनिक परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। इसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये विद्युत अपघट्य दो टाइप का होता है। हाँ बेटा, विद्युत अपघट्य कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, थोड़ा ध्यान समझना इसको, प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। और सेकंड इज दुर्बल विद्युत अपघट्य। ध्यान से समझना इनको कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। जरा ध्यान दे बेटा, ये प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं कि हम विद्युत अपघट्य के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में हम केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, यानी कि हम किसी डिवाइस में कोई पदार्थ भरते हैं और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो पदार्थ के अंदर रासायनिक चेंजेस, केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जिस पदार्थ के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं विद्युत धारा के द्वारा, उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। यानी कि अगर सरफेस से हम विद्युत अपघट्य का डेफिनेशन जानना चाहें तो क्या होता है कि वह रासायनिक पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसका विद्युत अपघटन हो जाता है उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना,
जो वैद्युत अपघटन होता है वो हमेशा डीसी से होता है, डायरेक्ट करंट से होता है, एसी से नहीं होता। यानी कि जो हम घरों में जो बिजली हमारे आती है वो एसी आती है, उसके द्वारा कभी भी वैद्युत अपघटन नहीं होता। समझ गए ना? यानी जो डायरेक्ट करंट है, जो दिष्ट धारा है, उसके द्वारा ही वैद्युत अपघटन होता है। तो ये भी स्पेशली ध्यान रखना कि जब किसी पदार्थ के अंदर दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सिंपल सी बात है, आराम से आप जान जाएंगे थोड़ा सा। देखो बेटा, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? जैसे सपोज करो ये कोई बीकर है, मैंने इसके अंदर 10 मोल NaCl के लिए 10 मोल NaCl के लिए, समझ गए आप? ठीक है। और जब इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगाकर दिष्ट धारा प्रवाहित करी तो 10 मोल NaCl पूरी तरह अपघटित होकर 10 मोल Na+ और 10 मोल ही Cl- में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये क्या है? NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य है। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य अपन किसको कहेंगे? कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बार में ही पूरी तरह अपघटित हो जाता है, जिसका पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है। वियोजन मतलब टूटना, ठीक है ना? उसको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी 10 मोल NaCl लिए तो पूरा टूट गया, 10 मोल धनायन और 10 मोल ऋणायन, यानी कि ठोस NaCl बिल्कुल भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। दूसरा देखो बेटा, जैसे ऐसा ही कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने मान लो सपोज करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उतना कितना? वही 10 मोल। और जब उतनी सेम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आधा 5 मोल NH4+ और 5 मोल OH-, यानी कि 5 मोल NH4OH ठोस अवस्था में बच गया। यानी कि इस NH4OH का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं हुआ। नोटिस करें बेटा इस बात पे, देखो इसमें एक बार में इसका पूर्ण रूप से वियोजन हो गया, इसका एक बार में पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हुआ। ये पूर्ण रूप से एक बार में वियोजित हो गया, इसका मतलब ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका एक बार में पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हुआ, इसका मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो देखो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य का डेफिनेशन क्या हो गया? कि जिनकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण अपघटन हो जाए वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, और जिनकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका पूर्ण रूप से अपघटन नहीं हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटाओ? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये तो हमें विद्युत अपघट्य के बारे में हमें जानकारी मिली। एक बात और ध्यान रखना कि दुनिया में, स्पेशली ये बात बता रहा हूँ, दुनिया में केवल 2 ही प्रकार के पदार्थ विद्युत धारा की चालकता प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? एक तो होते हैं मेटल यानी धातु, और उनमें जो विद्युत धारा बहती है वो किसकी वजह से बहती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहती है, ठीक है। और दूसरा जो पदार्थ है वो है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा बहती है वो किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से बहती है। किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। और विद्युत अपघट्य जो आयनिक यौगिक होते हैं एक तरीके से, तो ठोस अवस्था में इनके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। याद रख लेना बेटा इस बात को कि विद्युत अपघट्य ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इसलिए जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है या तो विद्युत अपघट्य की पिघली हुई अवस्था में होगी या फिर गलित अवस्था में होगी। ये बात को आप ध्यान से नोटिस कर लेना, ठीक है। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल। देखो बेटा ध्यान से समझना, छोटा सा टॉपिक है, एक बार में आपको समझ में आएगा अगर थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से समझा तो हेडिंग डाल लीजिए आप, वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स टूटना।
यानी कि विद्युत धारा से अपघटन होता है इसमें, यानी कि पदार्थ के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसके अंदर उसका अपघटन हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस इसके अंदर होती है। लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, लाइसिस का मतलब हो गया टूटना, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। या ध्यान रखना वैद्युत अपघटनी सेल में क्या, नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत अपघटनी सेल, यानी विद्युत से पदार्थ का अपघटन हो जाता है। यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल में कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक्स है यानी वैद्युत अपघटनी सेल कैसे होता है, देखो ध्यान देना। एक बीकर होता है, ठीक है, याद रखें ये बीकर विद्युत का कुचालक होना चाहिए। विद्युत का क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। कुचालक मीन्स या तो लकड़ी का होना चाहिए, या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए, या फिर कांच का होना चाहिए। ये विद्युत का कुचालक होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर वो पदार्थ हम भर लेते हैं जिसका वैद्युत अपघटन कराना है, यानी कि जिसके अंदर हमें रासायनिक चेंज, केमिकल चेंजेस हमें करने हैं। सपोज करो इसके अंदर हम NaCl भर लेते हैं एक्वा फेज में, यानी या तो गलित अवस्था में ले लेते हैं या फिर मेल्ट। NaCl को मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो गलित अवस्था ही बेटर होती है। और मैं बता दूं ज़्यादातर 99% जो वैद्युत अपघटन कराते हैं वो गलित अवस्था में ही कराते हैं, क्योंकि विद्युत अपघट्य आयनिक यौगिक होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, इनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम गलित अवस्था में ही इनमें वैद्युत अपघटन कराते हैं। ध्यान रखना, कई बार जनरली नॉलेज में ऐसे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आ जाता है कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है वो किस में आसानी से होती है भाई, ठोस अवस्था में, सामान्य अवस्था में, बिगली अवस्था में, या मेल्टिंग अवस्था में, इनमें से कोई नहीं या सभी में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी में होती है, गलित अवस्था में। आप वाटर डालकर आप उसको थोड़ा पिघला देते हैं जब जाके उसमें अच्छी होती है, ठीक है। तो ये कोई हम बीकर लेते हैं, ये बीकर याद रखना चाहिए, बीकर कैसा होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए। इसके अंदर हम वो पदार्थ भर लेते हैं जिसका हमको वैद्युत अपघटन कराना है। एक पानी पी लेते हैं। ठीक है बेटा, ये बीकर लिया हमने, उसके अंदर वो पदार्थ ले लिया हमने जिसका वैद्युत अपघटन हमको कराना है। ओके बेटा, ठीक है। अब आपको जैसा बताया कि NaCl जो गलित अवस्था में होता है वो आयनों के रूप में मिलेगा, Na+ और Cl- के रूप में, Na+ और Cl- के रूप में। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिया हमने इसमें, इलेक्ट्रोड। ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रोड। ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को नाम दे दिया हमने एनोड, और इसको नाम दे दिया हमने, सॉरी ये माइनस आएगा, कैथोड। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, कैथोड, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसमें विद्युत धारा हम हमारी तरफ से प्रवाहित करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। क्या लगा दी इसमें अपन ने, यहाँ बैटरी लगा दी। अभी हम कुंजी है जो उसको हटा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसकी बनावट है। एक बीकर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर वो पदार्थ भर लेते हैं जिसका हमें वैद्युत अपघटन कराना है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अच्छा, एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, देखो, परिपथ में धारा प्रवाह के मार्ग को इलेक्ट्रोड कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, परिपथ में धारा प्रवाह के मार्ग को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, परिपथ में धारा प्रवाह के मार्ग को इलेक्ट्रोड हम कहते हैं। समझ गए इस बात को कि एक इलेक्ट्रोड है, ये परिपथ है, इसमें ये धारा प्रवाह का जो मार्ग है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। समझ गए इस बात को आप, ठीक है। अब ध्यान दे बेटा, जैसे ही हमने कुंजी लगाई, इसके अंदर हमने करंट फ्लो किया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगी, ठीक है। ये हमें पता है कि ये जो एनोड होता है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और कैथोड होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए धारा हमेशा कैथोड टू एनोड की तरफ ही बहती है। किधर बहती है,
कैथोड टू एनोड, ये ध्यान रखना, इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि धारा हमेशा कैथोड से एनोड की ओर बहती है, हमेशा धारा का प्रवाह हमेशा किधर होता है, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। समझ गया आप? ठीक है। तो जैसे देखो ये Na+ है और ये Cl- है, Na++ है तो ये उधर मूव करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर ज़्यादा है, इधर, तो ये माइनस की तरफ मूव करेगा। ये किसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ मूव करेगा। एक बात तो हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना इस बात को। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जो कैथोड होता है, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, कैथोड, ये कैथोड हो गया। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, याद रखें बेटा इसको। कैथोड ऑलवेज टेक प्लेस रिडक्शन और एनोड ऑलवेज टेक प्लेस ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। याद रखना इस बात को, ये बिल्कुल क्लियर है, ये मान के चलो कि एनोड ऑलवेज टेक प्लेस ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। इसको भी थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ताकि अपन को उधर कुछ लिखना है, इसलिए NaCl ये एक्वा फेस में। अब देखो बेटा, जैसे ही हमने इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित करी, एनोड और कैथोड पर क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप एनोड पर देखिए कि एनोड पर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ये एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो जैसे Cl- है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। जैसे आयंस होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखो Cl अवस्था में तो मिलता नहीं है, क्योंकि Cl, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, Cl- किसकी आयनिक फेज है, क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। तो एक Cl- का मतलब है 1/2 Cl2, क्योंकि Cl तो मिलता नहीं है, क्योंकि Cl2 गैस है जो द्विपरमाणविक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ है, Cl- किसकी तरफ हो गया है, एनोड की तरफ, प्लस की तरफ गया है। यहाँ इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है और उदासीन हो गया है। ठीक है, उसके बाद कैथोड वाली प्रोसेस देखें आप, ध्यान दें इधर। कैथोड पर क्या होता है, देखो कैथोड पर रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, यानी कि Na+ इलेक्ट्रॉन और सोडियम, देखो ये गैसीय फेज में है क्लोरीन, और ये सॉलिड फेज में। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। समझ गए इस बात को? ठीक है, यानी कि कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है सॉलिड अवस्था में, यहाँ पर हमें सोडियम मेटल प्राप्त होगी, यहाँ सोडियम मेटल प्राप्त हमें होगी। इधर क्लोरीन गैस है जो मुक्त हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी क्लोरीन गैस। ठीक है, तो जो नेट रिएक्शन होती है ओवरऑल वो किस प्रकार से होती है, आप देखें बेटा, वो देखो Na+ प्लस Cl- प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सब किसकी वजह से हुआ है, विद्युत धारा की वजह से हुआ है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ है, सोडियम मेटल प्राप्त हुआ है, प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है, प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जब आप NaCl की गलित अवस्था में दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं, ये NaCl की गलित अवस्था होगी, यानी विद्युत अपघटन से पूर्व की अवस्था होगी। और जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम धातु और क्लोरीन गैस प्राप्त हमें होती है। यहाँ ये प्रक्रिया, ये ठोस अवस्था में और ये हमारा गैसीय अवस्था में। तो ये है वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में होती है। ठीक है बेटा, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका यूज क्या है, कि इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। देखो बेटा, जनरली वैद्युत अपघटनी सेल है, इसका उपयोग हम एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने के लिए अपन करते हैं।
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। किसके होते हैं? धातु के होते हैं। ठीक है, तो जिस धातु की परत, ध्यान दे बेटाओ, जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसका तो हम लवण लेते हैं। जैसे सोडियम की परत चढ़ानी है सपोज करो, तो हम सोडियम का लवण ले लिया, जैसे NaCl ले लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया और कुछ ले लिया। और जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसका हम क्या लेते हैं? कैथोड लेते हैं। जैसे सपोज को फेरस पर परत चढ़ानी है तो हम फेरस का इसमें ले लेंगे। जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसका अपन क्या लेते हैं? कैथोड लेते हैं। और जिस धातु की परत चढ़ानी है उसका हम क्या लेते हैं? ये विलयन लेते हैं। तो ये सोडियम इस पर जाके जमा हो गया ना, समझ गए इस बात को? तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ये है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया, ये है वैद्युत अपघटनी सेल। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ, आपको ध्यान दे रहा हूँ कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या है। वैद्युत अपघटनी सेल क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान दे इधर, विद्युत ऊर्जा हमारी तरफ से प्रवाहित करेंगे इस पदार्थ के अंदर। इसमें विद्युत धारा, पदार्थ की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कौन सी विद्युत धारा? दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा से वैद्युत अपघटन नहीं होता, इस बात का विशेष अपन को ध्यान रखना है। अब जैसे NaCl की गलित अवस्था में हमने दिष्ट धारा प्रवाहित करी है, तो ये आयंस होते हैं अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। Cl माइनस प्लस की ओर मूव करेगा, Na प्लस माइनस की ओर मूव करेगा, उदासीन हो जाएगा। Na प्लस उदासीन होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। Cl माइनस उदासीन होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl माइनस ऑक्सीडेट होकर क्या बना रहा है? क्लोरीन गैस बना रहा है। सोडियम प्लस अपचित होकर क्या बना रहा है? सोडियम धातु बना रहा है। तो हमें ध्यान रखना कि एनोड पर हमें अधातु प्राप्त होती है। याद रखना, अधातु ज़्यादातर 99% गैस ही होती है ब्रोमीन के अलावा, तो इसलिए गैस है तो निकल जाती है। ठीक है, और जो कैथोड है उस पर हमें धातु प्राप्त होती है। कैथोड पर ऑलवेज अपचयन होता है तो हमें धातु प्राप्त होती है। तो बेटा ये है वैद्युत अपघटनी सेल की प्रोसेस। तो आप इसको अच्छी तरह लिख लेना और समझ लेना, और आप पॉज करके डायग्राम बना के ये जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है, प्रोसेस जो बताई है, उतार लेना। ये बहुत ईजी है। और अगला जो वीडियो आएगा हमारा उसमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के बाद में जो हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आसानी हो। थैंक यू बेटा।